हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं छठी से क्लास 12वीं की केमिस्ट्री में राउल्ट के नियम बताने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुँचे। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट के नियम। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा कि राउल्ट के नियम सन 1886 ईस्वी में P1x1 तथा P2x2 के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार उड़नशील द्रवों के 1 बिलियन के लिए प्रत्येक अवयवों का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, इससे हम समझेंगे। तो यहाँ पे बात है कि उड़नशील द्रवों, ठीक है, तो उड़नशील द्रवों या कह सकते हैं वाष्पशील द्रवों। तो देखिए, एक हम बीकर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें मान लीजिए जल है, यानी पानी इसमें भरा हुआ, पानी क्या हुआ दोस्तों, भरा हुआ है। और इसमें हम टेम्परेचर देते हैं, यानी ताप देते हैं। ये ताप दे रहे हैं, ठीक है, तो गर्म कर रहे हैं। तो यह जो विलयन होगा, यह मेरा क्या होगा, उड़नशील होगा, वाष्पशील होगा। उड़नशील होगा मतलब क्या, यानी हवाओं के रूप में वाष्प होकर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो ऐसा विलयन उड़नशील विलयन कहलाता है। अब यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उड़नशील द्रवों की या उड़नशील विलयन क्या चीज़ का, द्रव का है, पानी का। विलयन के लिए प्रत्येक अवयवों का आंशिक दाब। अब देखिए, इस विलयन में कुछ ना कुछ अवयव होगा। तो अवयव क्या होता है, यहाँ पे बात जैसे आ गया कि अवयव, तो अवयव मेरा क्या होता है दोस्तों, तो अवयव होता है, अवयव दो हो सकता है, या तो विलय होगा या तो विलायक होगा, या तो विलय होगा या तो विलायक होगा। वही कह रहा है कि उड़नशील द्रवों के 1 बिलियन के लिए, इस विलयन के लिए प्रत्येक अवयवों का आंशिक दाब, इसमें जो अवयव होगा उसके आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई सारा अवयव है, ठीक है, कोई सारा अवयव है। इस अवयव का जो आंशिक दाब होगा, इस अवयव का जो आंशिक दाब हुआ वह क्या होगा, मोल अंश के समानुपाती होता है, या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया कि उड़नशील द्रवों के 1 बिलियन के लिए, प्रत्येक अवयव के आंशिक दाब इसके या इनके या उनके मोल प्रभाज का क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटा सा बीकर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें जल दे दिया, इसको मान लीजिए बीकर ए। फिर यहाँ पे एक और बीकर हम ले रहे हैं, इसको मान लीजिए बीकर बी। मानिए दोनों में जल है, ठीक है। इसमें जो मेरा अवयव है वो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, P1। क्योंकि विलियन फर्स्ट है। और इसमें जो अवयव होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, P2। क्या होगा, P1 P2। अब देखिए, इस विलियन में कुछ ना कुछ मोल अंश होगा। मान लेते हैं इस विलियन के लिए मोल अंश x1 और इस विलियन के लिए मोल अंश x2 होगा कि नहीं। इस बीकर के लिए अवयव क्या होगा, P1, और इस बीकर के लिए अवयव P2, और इस बीकर के लिए अवयव, तो मोल अंश क्या होगा, x1, और इस बीकर के लिए मोल अंश x2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है कि डाल्टन के नियम अनुसार क्या होता है कि ये यानी P1 + P2 हो जाता है, ठीक है। P टोटल बराबर P1 + P2 होता है। तो चलिए अब इनको हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्त लिखेंगे अवयव फर्स्ट। तो अवयव फर्स्ट मेरा क्या है दोस्तों, अभी जस्ट नहीं बताएं। P1 समानुपाती क्या होगा, x1। यही तो है। किसका समानुपाती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि अवयव का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती है। तो ये मेरा क्या हुआ, अवयव का आंशिक दाब P1 आंशिक दाब हुआ, और मोल अंश क्या हुआ दोस्तों, x1 हुआ। तो इसका क्या समानुपाती है, तो P1 समानुपाती x1 होगा। अब देखिए,
समानुपाती अर्थात एक को सारा कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हम मान लिए P01 x1, इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया। जहाँ P1 मेरा क्या, P1 मेरा क्या अवयव का आंशिक दाब, x1 मेरा क्या उसमें मोल अंश या मोल प्रभाव इसके समानुपाती है। यहाँ पे जैसा कि आपको यही बात कर रहे हैं कि विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं अवयव सेकेंड के लिए। अवयव सेकेंड के लिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी लिख लीजिए के लिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अवयव सेकेंड मेरा क्या है P2 समानुपाती, P2 समानुपाती क्या आ जाएगा, उसमें मोल अंश क्या आएगा मेरा x2 हो जाएगा। जब x2 होगा तो इसमें भी समानुपाती पाती है तो क्या होगा दोस्तों, कोई सारा एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट मेरा क्या आ जाएगा P02 x2 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, इसको इक्वेशन मान लिया सेकेंड, और ये मेरा इक्वेशन क्या था दोस्तों फर्स्ट था। अब देखिए डाल्टन के नियमानुसार पहले ही हम बता दिए कि डाल्टन के नियमानुसार क्या होता है, P टोटल बराबर P1 प्लस P2, क्या होता P टोटल बराबर P1 प्लस P2। आप लिखिए यहाँ डाल्टन के नियम डाल्टन के नियमानुसार क्या आ जाएगा दोस्तों, अभी हम बताएं कि क्या होगा P टोटल बराबर P1 प्लस P2 होगा। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा, क्या मिल रहा कि P टोटल बराबर क्या होगा दोस्त, यहाँ पे देख रहे हैं P1 कितना है मेरा, P1 समीकरण एक में क्या है P01 x1 फिर प्लस P2 मेरा क्या है P02 प्लस x2, यही तो है। जब ये है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक बात आपको हम बताते हैं, आप पढ़े होंगे, तो P टोटल बराबर क्या होगा P01 x1 प्लस P02 x2। यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि मान आपको इक्वेशन और फर्स्ट सेकंड में देखने के लिए मिल रहा है, यही मान हम P1 और P2 को मान यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद एक चीज़ आपको मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि किसी भी विलयन में, ठीक है दोस्तों, किसी भी विलयन में मान लीजिए किसी भी विलयन में विलय, ठीक है दोस्तों, विलय और विलाय अर्थात क्या, अर्थात सॉलिड और सॉल्वेंट कि जो मोल अंश होता है वह एक के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं किसी भी विलयन में विलय का मोल अंश और विलाय के मोल अंश के योग एक के बराबर होगा, ये दोनों का योग एक के बराबर होता है। तो देखिए जब ये दोनों के बराबर एक अगर मानते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या था मेरा x1 था, x1 प्लस x2 यही था, इसको मान लीजिए विलय या इसको मान लीजिए विलाय, तो दोनों का मोल अंश जो है वह एक के बराबर होता है। दोनों का मोल अंश के जब एक के बराबर होगा तो हमने अगर x1 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या चलेगा 1 माइनस x2। ये बात समझ में आ गया आपको, क्या समझ में आ गया, यानी किसी भी विलयन में विलय का मोल अंश और विलाय के मोल अंश का योग एक के बराबर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इस विलयन के लिए विलय मेरा क्या होगा, अर्थात मोल अंश क्या होगा x1, और इस विलयन के लिए x2, दोनों का योग एक के बराबर होता है। अभी हमने बताया होता है, तो यहाँ पे अगर x1 का वैल्यू निकालते तो इधर प्लस में होता, कहाँ से जाएगा माइनस में। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा है, इसको देखिए यही लिखते हैं, आपको एक चीज़ दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखें P टोटल P01 x1 प्लस P2 नोट x2। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए x1 की जगह वैल्यू रख सकते हैं, तो
टोटल बराबर आपका आ जाएगा P01 इंटू x1 की जगह क्या क्या दे सकते हैं, 1 माइनस x2 दे सकते हैं, प्लस P02 x2 दे सकते हैं। ये बात आपको समझ में आएगा। 1 माइनस x2 कहाँ से आएगा, क्योंकि किसी भी विलयन में विलय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज के योग एक के बराबर होता है। जो एक के बराबर होगा तो यहाँ समझो x1 का मान निकाल दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ करते हैं P टोटल बराबर, इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा, P01 माइनस इससे गुना कीजिएगा P01 x2 आएगा, प्लस मेरा क्या है P02 x2 है कि नहीं दोस्तों। जब ये है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको लिखिए अच्छी तरह से, Pt बराबर P01 प्लस में इसको इधर ले लीजिए, क्या चलेगा प्लस P02 x2 इसको इधर ले लीजिए, P01 x2 आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपको, तो देखिए अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो देखिए P1 नोट प्लस x2 अगर कॉमन लेते तो ये मेरा चलेगा P02 माइनस P01। ठीक है दोस्तों, यही मेरा क्या हुआ दोस्तों, राउल्ट का नियम है। ये मेरा क्या निकल गया दोस्तों, राउल्ट का नियम क्या निकल गया, P01 प्लस x2 इंटू P02 माइनस P01। यही आपका राउल्ट का नियम है। आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जाते रहे। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।